वह उसे अपने भीतर समा चुका था। दोनों के बीच हवा के लिए भी जगह नहीं बची थी। वह उसकी आंखों में देखते हुए बोला, उस दिन फ़ोन पर क्या कहा था? उसने हल्के से भौहें उठाते हुए पूछा। अब तक उसके स्पर्श में बंधी हुई थी वह। उसके सवाल पर वह अनजान से उसे देखने लगी। इतनी खूबसूरत पत्नी को पास में रखकर मैं उल्टा लेटकर सो रहा हूँ, यही कहा था ना? उसकी आंखों में दिख रही भावनाएं और आवाज़ में आया अनोखा बदलाव लड़की के शरीर में एक सिरहन भर गया। उसकी नज़रों की गहराई में खुद को खोते हुए उसकी जीभ तालू से चिपक गई। बस इतना ही कहने में उसकी सांसें तेज होने लगी। उसकी बेचैनियों को खुद में समेटते हुए आदि के एहसास अब अपने चरम पर पहुंचने लगे थे। वो तो बस मजाक था, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैंने इसे गंभीरता से ले लिया। फिर सोचा, हाँ सच में मैं बस वैसे ही सोता रहा था। अब जब तुमने खुद ही कह दिया तो अब अगर मैं वैसे ही रहा तो ठीक नहीं रहेगा, है ना? उसने हल्के से भौहें उठाते हुए कहा। उसके इरादे समझकर वह घबरा गई। वो तो मैंने बस यूं ही कहा था, आप इसे सीरियसली मत लिया कीजिए। मुझे बहुत नींद आ रही है, बस में मैं ठीक से सो नहीं पाई। उसने खुद को संभालते हुए उसे हल्के से दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसे 1 इंच भी हिला पाना उसके लिए नामुमकिन था। उसकी इस कोशिश पर वह मुस्कुराया और उसे और भी करीब खींच लिया। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। हम दोनों में से किसने ज़्यादा मिस किया, ये देख लें? उसने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। उसने भी हल्के से सर हिलाकर ठीक है कह दिया, और अगले ही पल उसके होठों से निकले हर शब्द को उसने खुद में समा लिया। इन दोनों की जुदाई को समेटते हुए आदि ने उसे अपने होठों से महसूस किया। दोनों के लिए यह पहला किस था, और वह भी अपने हमसफ़र से। जुदाई के बाद यह उनके लिए अमृत के समान था। जुदाई और तड़प क्या दोनों के लिए समान नहीं होती? इसलिए यह साबित करने के लिए कि किसका प्रेम अधिक गहरा है और किसकी तरफ ज़्यादा है, उन्होंने इस किस को अपना जरिया बना लिया। दोनों बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के होठों को बारी बारी से किस करते रहे। उसके स्पर्श से वह मदहोश हो गए और उसके किस से उसके शरीर का रोम रोम सिहर उठा। अभी की उंगलियां आदि के बालों में उलझ गई और उसका स्पर्श उसकी पीठ पर सरकता चला गया। आदि की हथेलियां अभी की कमर को माप रही थी। यह किस लंबा चला। उसकी नज़रों से नज़रें मिलाने की हिम्मत न जुटा पाने वाली अभी उसके सीने पर सर रखकर सिमट गई और उसे खुद में भींचते हुए आदि ने एकांत क्षण का आनंद लिया। उसे वैसे ही बाहों में उठाकर वह बिस्तर तक ले गया। उसे लिटाकर खुद भी उसके पास लेट गया। कुछ देर तक वहाँ केवल शांति ही राज करती रही। वह खुद को देख रहे आदि की ओर देखकर ऐसे नजरें उठाई जैसे पूछ रही हो, क्या चुपचाप सो जाओ? अगर ऐसे ही देखते रहोगी तो फिर मैं झपट पड़ूंगा। तुम्हारा चेहरा भी थका हुआ सा लग रहा है। मैं भी 2 दिन से ठीक से सोया नहीं हूँ। तुम्हारे बिना नींद नहीं आई, इसलिए। अब सो सकते हैं क्या? सुबह कॉलेज भी जाना है ना? अभी ने घड़ी की ओर देखा। रात के 4 बज चुके थे। कम से कम 1 घंटे और सो लेने से सुबह की थकान कम हो जाएगी, यह सोचकर वह बोली। ठीक है। जैसे ही दोनों ने लाइट बंद की और सोने लगे। अभी थोड़ी दूर हटकर सोने लगी, लेकिन आदि ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। अब उसे खुद ही सोकर उसके पास आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यह सोचते हुए उसने उसे मजबूती से बाहों में भर लिया। अभी भी खुशी खुशी उसके सीने पर सर रखकर सुकून से सो गई। दोनों उसी तरह गहरी नींद में चले गए। सुबह जब घर के सभी लोग उठ चुके थे तब नौकरानी के बताने पर सबको पता चला कि अभी अब तक नहीं आई थी। कमरे के अंदर वह अब भी गहरी नींद में थी। कयाल को अब कमरे के अंदर रहने की इच्छा नहीं रही। वह धीरे धीरे उठकर बाहर झांकने लगी। जैसे ही उसने कमरे से बाहर कदम रखा, वहाँ से गुजर रही अदिति ने उसे देखा और कहा, नीचे आओ। नीचे आते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों की नज़रें उस पर टिक गई। यह देखकर कयाल को अजीब महसूस हुआ। उसे थोड़ी असमंजस की स्थिति हो गई, क्योंकि वह भी अभी की तरह बचपन से ही हॉस्टल में पली बढ़ी थी। परिवार रिश्तेदार के बीच इस तरह रहना उसके लिए नया था। उसकी स्थिति को समझते हुए गंगा ने उसे अपने पास बुलाया और बैठाया और बातचीत करने लगी। जब गंगा ने अभी के बारे में पूछा
तो कयाल के लिए अभी ही पूरी दुनिया थी। अभी का नाम आते ही वह खुद को भूल गई, माहौल भूल गई और अपनी दोस्ती के बारे में किस्से सुनाने लगी। सभी लोग उसकी बातों को दिलचस्पी से सुनने लगे। इधर सुबह 5:30 बजे जैसे ही अलार्म बजा, आदि की आंखें धीरे धीरे खुली। बीते 1 घंटे की नींद उसके लिए अब तक की सबसे गहरी और सुकून भरी नींद थी। उसने हल्के से झुककर अपनी पत्नी को देखा। वह सुकून से उसकी शर्ट को कसकर पकड़े हुए सो रही थी। उस सोने जैसी दिखने वाली मूर्ति को देखकर आदि के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान खिल उठी। मुस्कान को छिपाने के लिए उसने अपने होठ काटे, लेकिन तभी हल्की सी आवाज़ निकली। होठों को छूकर देखा तो कल रात उसकी प्रिय ने जो प्यार की सौगात दी थी, उसके निशान वहाँ साफ दिख रहे थे। यह देखकर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने उस हल्की चोट पर अपनी जीभ फेरी और फिर अपनी प्रेयसी पर एक मोहक नज़र डालते हुए उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया। उसके बाद वह स्नानगृह की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर में जब वह नहाकर निकला, तब तक अभी भी तैयार हो चुकी थी। आदि ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और फिर भौहें उठाते हुए कहा, नया, ये कपड़ा निकाल कर रखी थी ना, फिर ये वाला क्यों पहन लिया? पहले उसने जो ड्रेस निकाली थी वह थोड़ी टाइट फिटिंग वाली सलवार थी, लेकिन अब जो उसने पहनी थी वह ढीले फिटिंग की अनारकली थी। आदि को उसे उस पहली वाली सलवार में देखने की इच्छा थी, इसलिए उसने उसे खास तौर पर वही ड्रेस लाने को कहा था। लेकिन जब उसने देखा कि वह दूसरी ड्रेस पहनकर आई है तो उसका चेहरा उतर गया। लेकिन फिर जो उसने कहा उसे सुनकर आदि का चेहरा गुलाबी लाल हो गया। उसकी आंखों में कुछ अलग ही अग्नि जल उठी। सब आपकी वजह से हुआ है। वह ड्रेस मैं पहन नहीं पाई, इसलिए कुछ और पहनना पड़ा। उसने गुस्से में कहा, मैंने क्या किया? शायद सही नहीं था क्या? लेते वक्त तो ट्राई कर लिया था ना? आदि ने हैरानी से पूछा। मैं साइज की बात नहीं कर रही, मैं उस काम की बात कर रही हूँ जो आपने कल रात किया था। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अभी गुस्से में बोली, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्की शर्म भी झलक रही थी। कल रात आपने मेरी कमर को आटे की तरह मसल दिया था। जो मन में आया वैसे ही दबा दिया, मसल दिया। अब देखो मेरी कमर पूरी तरह से लाल पड़ गई है, और अगर मैं वह टाइट ड्रेस पहनती तो और भी ज़्यादा उभरा हुआ दिखता, इसलिए मैंने दूसरी ड्रेस पहनी। अभी की बात सुनकर आदि को भी रात की सारी घटनाएं याद आ गई। अच्छा, तो तुम खुद कुछ नहीं कर रही थी, है ना? आदि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। देखो मेरे होठ की हालत क्या हो गई है, इतने सूज गए हैं कि ऑफिस जाना मुश्किल हो जाएगा। उसने अपने होठों की ओर इशारा किया। यह देखकर अभी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अभी वहाँ से उठकर जाने लगी, लेकिन तभी आदि ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने दराज खोली और एक दवाई निकाली। यह किसके लिए? अभी तो तुम खुद ही कह रही थी कि तुम्हें चोट लगी है, तो मरहम लगाने के लिए। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। अभी हड़बड़ाकर बोली, अगर ठीक नहीं हुआ तो? अगर आज भी तो तुम्हें उसी तरह दर्द हुआ तो ना तुम सह पाओगी ना मैं, इसलिए चुपचाप बैठो, मैं दवाई लगा देता हूँ। कहते हुए उसने अभी को सोफे पर बिठा दिया। जब वह अभी का दुपट्टा हटाने लगा तो अभी को एहसास हुआ कि वह उसकी बातों में बह गई थी। तुरंत उसने उसका हाथ पकड़ लिया और रोकने की कोशिश की। आदि ने धीरे से उसका हाथ हटा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए हल्के हाथों से अभी का दुपट्टा उठाया। जैसे ही उसने अभी की कमर देखी, उसका सांस अटक गया। उसकी दूध जैसी गोरी त्वचा पर उसका ही उंगलियों के निशान गहरे लाल रंग छप गए थे। आदि ने धीरे से अपनी हथेली उन निशानों पर रख दी, मानो अपनी ही गलती को महसूस कर रहा हो। उसका शरीर सिहर उठा। कल रात की यादें, उस वक्त तो यह चोटें मस्ती और प्यार की लड़ाई में छिप गई थी, लेकिन अब उसका प्यार भरा शैतान उन्हें फिर से याद दिला रहा था। आदि प्लीज रहने दो, मैं खुद लगा लूँगी, उसने घबराते हुए कहा। उसकी सांसें तेज हो गई। आदि उसकी आवाज़ की हलचल से होश में आया, लेकिन फिर भी उसने अपनी उंगलियों के निशान को और गहरा कर दिया, मानो यह जताना चाहता हो कि जो दर्द उसने दिया उसका मरहम भी वही लगाएगा। यह नहीं हो सकता, जिसने तकलीफ दी है
वही मरहम भी लगाएगा, उसने धीमी आवाज़ में कहा और हल्के से मुस्कुराया। फिर अपनी मजबूत हथेलियों से उसने अभी की नाजुक कमर पर मरहम लगाना शुरू किया, ऐसे जैसे कोई मोर पंख उसे छू रहा हो। उसके स्पर्श में खोई अभी खुद को संभाल नहीं पाई और झट से उसकी शर्ट पकड़ ली। दोनों इस कदर अपने एहसासों में डूब गए थे कि उन्हें बाहरी दुनिया की सूध ही नहीं थी। लेकिन तभी एक शोर ने इस जादू को तोड़ दिया। आदि का फ़ोन बज उठा। अचानक दोनों अपने ख्यालों से बाहर आए। आदि फ़ोन की तरफ देखा और अभी ने झटपट अपनी साड़ी ठीक की और बाहर जाने लगी। लेकिन आदि ने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अभी झुककर उसके होठों पर हल्का सा चुराया हुआ किस छोड़ गई। जिसने तकलीफ दी है वही मरहम भी लगाएगा, उसने भी उसी तरह हल्की भारी आवाज़ में कहा और दरवाजे से बाहर निकल गई। लेकिन अब जो पत्थर बन चुका था वो था आदि। घर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे थे। तभी ऊपर से अभी और आदि नीचे उतरे। दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी शर्म झलक रही थी। वो चुपचाप टेबल पर आकर बैठ गए। अभी ने महसूस किया कि सभी उन्हें अजीब तरीके से देख रहे थे। फिर भी वह हमेशा की तरह सबसे बातें करने लगी। वह ऊटी में हुई सारी घटनाओं को कहानी की तरह सुनाने लगी। बीच बीच में किसी को पता चले बिना दोनों की नज़रें टकरा रही थी। इस तरह प्यार करना, नज़रों से चुराकर देखना दोनों को बहुत पसंद था। आदि और अभी दोनों ही इस पल को दिल से महसूस कर रहे थे। सबसे बातें खत्म होने के बाद अभी ने कयाल को बुलाया और फिर आदि के साथ अपनी नई कॉलेज के लिए निकल गई। दोनों सहेलियां पीछे बैठी थी और हर जगह को देखते हुए आपस में हंसते खेलते हुए बातें कर रही थी। शांतिपूर्वक आईने के जरिए उसे देखते हुए, उसकी हरकत को निहारते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ गाड़ी चला रहा था आदि। बीच बीच में वह उसके सवालों का जवाब भी दे देता। जब कार कॉलेज के अंदर पहुंची तो तीनों उतरकर प्रिंसिपल ऑफिस की ओर बढ़े। वहां पहले से ही कुछ लोग इसी तरह इंतजार कर रहे थे। अभी और कयाल जाकर वेटिंग चेयर पर बैठ गई। थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद आदि ने उसकी नज़रों को पढ़ा और उसके पास जाकर बैठ गया। यह पहली बार था जब वह किसी को देखने के लिए इस तरह इंतजार कर रहा था। यह जानकर भी कि वह चुपचाप इंतजार कर रही है, उसके लिए यह सब तो सामान्य ही था, है ना। जैसे ही बाहर आई, पियोन ने उसे देखा तो वह घबराकर अंदर भागा और सीधे प्रिंसिपल के कान में कुछ फुसफुसाया। यह सुनते ही प्रिंसिपल घबराकर खड़े हो गए और जल्दी से आदि के पास आ गए। अरे सर, आप यहाँ बैठकर क्यों इंतजार कर रहे हैं? आपको तो सीधे अंदर आना चाहिए था, प्रिंसिपल ने कहा। अभी ने सवालिया नज़रों से आदि को देखा तो उसने हल्की मुस्कान के साथ वहाँ लगे बोर्ड की ओर इशारा किया। वहाँ लिखे गए थे एजुकेशन ट्रस्टीज के नामों में आदि का नाम भी शामिल था। यह देखकर सभी की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। अभी भी चौंक गई। आदि जो अब तक बस उसे ही देखे जा रहा था, प्रिंसिपल के बुलाने पर अंदर चला गया। जाने से पहले आदि ने इशारे से अभी को आगे चलने के लिए कहा और फिर उसके पीछे चल दिया। दोनों का एडमिशन पूरा हुआ। फिर वे हॉस्टल गए। वहाँ भी सभी सुविधाओं में और गुणवत्ता की जांच करने के बाद उन्होंने कयाल को हॉस्टल में छोड़ दिया और वापस घर लौट आए। मानो पति पत्नी की तरह आते समय रास्ते भर जो बातें और हंसी मजाक हो रहे थे, अब वापसी की यात्रा पूरी तरह से शांति थी। जो लड़की जाते समय पिछली सीट पर बैठकर अपनी सहेली के साथ खूब बातें कर रही थी, अब वह आगे की सीट पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। लेकिन फिर भी वह महसूस कर पा रही थी कि उसके पति की एक नज़र लगातार उसी पर थी। गाड़ी चलाते हुए उसे देखने में खोए हुए आदि के दिमाग में सुबह की सारी बातें घूम रही थी। आदि कार चला रहा था। उसने गाड़ी साइड में रोक दी। क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? नहीं, मुझे एक शक हो रहा है। कैसा शक? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? समझी नहीं। मतलब मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ने जा रहा हूँ या घर छोड़ने, यही सोच रहा था। ऑफिस नहीं जाना, मैं घर जा रही हूँ, उसने झट से कहा। उसे गुस्सा आया है क्या? यह सोचकर आदि ने उसे देखने लगा। क्या हुआ नया? मैंने ऐसा पूछ लिया तो गुस्सा आई?
नहीं बाबा, ऑफिस गई तो आप काम में बिजी हो जाएंगे, फिर मुझे बोरियत होगी, इसलिए बोली। मैं भी यही सोच रहा था नया, वो भी नहीं। अगर तुम मेरे पास रहोगी तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा, लेकिन तुम आज तक मेरे ऑफिस तो नहीं आई। कोई बात नहीं, एक दिन अचानक आ जाऊँगी, देखूँगी कि आप सच में काम करते हो या वहाँ की लड़कियों को देखते रहते हो। मुझे देखना चाहिए ना। आ जाओ, देख लेना। मैं आज तक किसी लड़की को ठीक से नज़र उठाकर भी नहीं देखा। नहीं, सिर्फ तुम्हारे अलावा किसी को नहीं। इतना कहते ही वह हंस पड़ी। अच्छा, मान लेती हूँ। क्या मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता? कहते हुए वह उसके कंधे पर सर रखकर झुक गई। इससे उसके मन में एक अजीब सी खुशी फैल गई। तुम मुझे बहुत परेशान करती हो। तुम्हें छू लूँ मैं, तुमसे कुछ बोलूँ, यहाँ तक कि तुम्हें देख लूँ तो भी मैं खुद को संभाल नहीं पाता। ये मैं ही हूँ क्या? मुझे शक हो रहा है। पहले कैसा था पता है तुम्हें? तुमने मुझे इतना बदल दिया है, उसने कहा और उसके सर पर अपना सर टिकाया। अगर ज़िंदगी हर वक्त एक जैसी हो तो बोरियत नहीं होगी क्या? इसलिए यह बदलाव। लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बदला, तुम खुद ही बदल गए हो। शायद तुम्हारा मन ही यही चाहता था। यह सुनकर वह अचानक सीधा हो गया। क्या मतलब नया? तुम जो कह रही हो वह सच है। मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ, लेकिन अब तक मेरी ज़िंदगी ऐसी बनी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सबके साथ समान रूप से रहूँ, सबसे दोस्ती करूँ। बचपन से ही मैं बहुत सख्त रहा हूँ, मेरे साथ ज़्यादा लोग घुल मिल नहीं पाए। मैं भी किसी के साथ जल्दी से क्लोज नहीं हो पाता। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बचपन से ही ऐसे थे, जो चीज़ तुम्हें पसंद थी वही करनी चाहिए थी ना। तुम्हें कौन रोक सकता था? कोई नहीं रोकेगा, लेकिन मैं ही किसी से अपनी इच्छाएं नहीं कह पाया। यहाँ तक कि आज भी मेरे घर में किसी को भी नहीं पता कि मैं इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। मेरे दादा के नाम पर ही दादी ने इस आदि ग्रुप ऑफ कंपनीज की शुरुआत की थी, फिर मुझे इसे संभालना पड़ा। इसलिए ही घर के सबसे बड़े बेटे के रूप में मेरा नाम आदित्य रखा गया। दादी के बिजनेस और परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मुझे बचपन से ही तैयार किया गया। इसलिए मेरे अंदर धीरे धीरे एक बिजनेसमैन बनने लगा और थोड़ा सख्त होता गया। अक्षय और अदिति के जन्म के बाद दोनों बहुत शरारती हो गए थे। अगर प्यार से समझाया जाए तो वो सुनते ही नहीं थे। इसलिए उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए मैंने थोड़ा सख्ती दिखाना शुरू किया। जब मैंने देखा कि वो डरकर शांत हो जाते हैं तो मैंने यह आदत बना ली और बार बार ऐसा करने लगा। धीरे धीरे यह उनके दिल में गहरा उतर गया। उन्हें लगने लगा कि मैं बहुत सख्त हूँ, उनके साथ हंसकर बात नहीं कर सकता, खेल भी नहीं सकता। अगर वो मेरे पास खेलते हुए आएंगे या मुझसे हंसकर बात करेंगे तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा। इस डर से वो मुझसे दूर ही रहने लगे। उस उम्र में मुझे यह समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ यह सब समझ आने लगा। लेकिन जब यह एहसास हुआ तब तक उनके पास जाकर बात करना मेरे लिए मुश्किल था। फिर भी दूर से ही उन्हें हंसते खेलते देखना मुझे अच्छा लगने लगा। स्कूल और कॉलेज में भी मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे। एक तो लोग मुझे अमीर समझकर मुझसे दूर रहते या फिर सिर्फ मेरे पैसे के लिए मेरे पास होते। सच्ची दोस्ती, सच्चा प्यार कभी महसूस नहीं हुआ, एक दोस्त को छोड़कर। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं बिजनेस में आ गया। उसके बाद तो यह काम मुझे पूरी तरह से निकल गया। धीरे धीरे मैं अपनी दुनिया में ही खोता चला गया। हालांकि इस दौरान ज़्यादा कुछ सोचने का समय नहीं मिला, फिर भी मेरे दिल के अंदर एक खालीपन बना रहा। उसे भरने के लिए मैंने अपने चारों ओर एक दीवार बना ली और उसी के अंदर रहने लगा। किसी को भी इस दुनिया में आने की इजाज़त नहीं दी और मैं भी उससे बाहर नहीं निकला। लेकिन तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया, मुझे खुद समझ नहीं आता। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा उसी पल मैंने अपनी उस दुनिया को छोड़ दिया और अब देखो, बिना तुमसे पूछे ही मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता रहा हूँ। नया को एहसास हुआ कि उसके पति के दिल में इतनी गहरी तरफ थी जिसे उसने कभी किसी से नहीं कहा। वह थोड़ा दुखी हो गई और उसकी हथेली अपने हाथों में लेकर बोली, बस दया, अब और नहीं। अब इन बातों को सोचकर परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, मैं आपको हमेशा संभाल लूँगी, आपकी सारी तन्हाई को दूर कर दूँगी।
अब से मैं ही आपकी दोस्त, आपका प्यार, आपकी पत्नी सब कुछ हूँ, समझे? पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना चाहिए, कभी कभी झगड़ा भी चाहिए और फिर एक दूसरे को मनाना चाहिए। हम भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है? उसने अपनी भौहें उठाकर पूछा और वह उसकी बातों में खो गया। सब कुछ ठीक है, लेकिन खेल सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लेकिन हर बार मानना मनाना जरूरी नहीं है। फिर उसने भौहें उठाते हुए पूछा, फिर क्या? हर समय मान मनोबल होना चाहिए। प्यार करते करते खेल सकते हैं, प्यार करते करते झगड़ सकते हैं। कहते हुए उसने उसे कमर से खींचकर गले से लगा लिया। वह शर्मा गई और हल्के से उसके सीने पर हाथ मारती हुई बोली, छोड़ो ना बदमाश। बदमाश? बदमाश क्या करता है देखोगी? कहते हुए उसने उसकी होठों पर अपना प्यार जता दिया। गंगा और दादी सिर्फ हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। अनु आज घर पर नहीं थी क्योंकि आज उसका कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए सुबह ही अक्षय उसे कॉलेज छोड़ने चला गया था। अदिति भी अपने कॉलेज जा चुकी थी। घर के अंदर आई, अभी धीरे जाकर दोनों के बीच बैठ गई। उसे देखकर बाकी लोग दरवाजे की ओर मुड़े और पूछा, क्या आदि नहीं आया? आए थे दादी, दरवाजे तक आकर वापस चले गए। अभी ने जवाब दिया, तुझे भी ऑफिस जाना था ना? उन्होंने बुलाया तो था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। अभी ने कंधे उचकाते हुए कहा, वहाँ सब बहुत बिजी होते हैं, अगर मैं जाती तो उनके काम में दिक्कत होती और मुझे बोरियत लगती, इसलिए मैं घर आ गई। अच्छा, कॉलेज कैसा था? दादी ने उत्सुकता से पूछा। बहुत शानदार था दादी, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन आपको पता है ये भी उस कॉलेज के ट्रस्ट मेंबर हैं। उन्होंने कभी बताया ही नहीं। वहाँ पहुँचते ही प्रिंसिपल खुद उन्हें इनवाइट करने आ गए और मैं तो वहीं शॉक्ड रह गई। पता है, अभी ने चेहरे पर अलग अलग भाव दिखाते हुए कहा, इतना ही नहीं, हमारे पास और भी कई कॉलेज ऑफिस में हैं। अगर ये सब जान गई तो फिर? अरे दादी, आज के लिए यही झटका काफ़ी है मेरे लिए। अभी ने हंसते हुए कहा, सब कुछ बताकर मेरे नाजुक दिल को और नाजुक मत बना देना। अभी ने मासूमियत से कहा। दादी हंस पड़ी। उन्होंने उसके कान पकड़कर हल्के से मरोड़े और मुस्कुराते हुए बोली, तू तो पूरी शरारती लड़की है। पता नहीं आदि तुझे कैसे संभालता होगा। अरे मैं ही उसे संभाल रही हूँ, वो मुझे क्या संभालेंगे? अभी ने चुटकी लेते हुए कहा। दादी, क्या आप मुझे उनके बारे में कुछ बताएंगी? किसके बारे में? तुम्हारे प्रिंसिपल के बारे में? अरे नहीं, मैं उनके बारे में क्यों पूछूंगी, मेरे आदि के बारे में पूछ रही हूँ। जैसे ही अभी ने मेरे आदि कहा, दादी और गंगा की आंखों में खुशी झलकने लगी। तुम्हारे आदि के बारे में हमें कैसे पता होगा? हमें तो बस हमारे आदि के बारे में पता है। दादी ने हंसते हुए कहा। अरे दादी, ज़्यादा मत छेड़िए मुझे, अब जल्दी से अपने आदि के बारे में हमें बताइए। अभी ने उत्सुकता से कहा। दादी मुस्कुराई और प्यार से बोली, आदि बहुत समझदार है, अनुशासित और बहुत अच्छा लड़का है। वह हमारी गंगा के शादी के 7 साल बाद पैदा हुआ था, इसलिए घर में हर किसी का लाडला बन गया। हमने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। और फिर 1 साल बाद अक्षय पैदा हुआ, लेकिन वह आदि की तरह शांत और समझदार नहीं था, बहुत शरारती था। उसे हमेशा किसी के साथ रहना होता था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुझे दोनों को संभालना मुश्किल होने लगा। इसलिए तुम्हारे पापा और दादा आदि को ऑफिस ले जाने लगे ताकि उसे बिजनेस की समझ आए। उसी समय तुम्हारी अम्मा भी छोटे मोटे काम कर रही थी, इसलिए आदि का बचपन दादा और पापा के साथ बीता। शायद इसलिए वह बिजनेस माइंडेड बन गया। घर में सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आदि का सभी के प्रति कुछ अलग ही लगाव है। अदिति और अक्षय चाहे किसी भी ना सुने, लेकिन आदि कुछ भी कह दे वो तुरंत मान जाते हैं। उनके लिए आदि सिर्फ एक भाई ही नहीं बल्कि गाइड भी है, और सिर्फ उनके लिए ही नहीं, हमारे सभी के लिए। दादी ने गर्व से कहा। स्कूल कॉलेज के दिनों में भी किसी ने भी आदि के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। जब से उसने बिजनेस शुरू किया तब से हर जगह उसे सिर्फ सफलता ही मिली। खाना नहीं खाइएगा, ठीक से सोइएगा नहीं, सिर्फ बिजनेस बिजनेस और बिजनेस। कब वह घर आता है, कब जाता है, किसी को कुछ नहीं पता चलता। रात को अगर मैं उनका इंतज़ार करती तो वह मुझे कहता, आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, सो जाइए।
लेकिन वह खुद ऑफिस से लौटता, खाना खाता और बस सो जाता। वह इस तरह अपने बिजनेस में इतना खो गया था कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस सब से बाहर कैसे निकाले। और तभी तुम आई। अब सब आदत बदल गया है। अब बहुत देर से घर नहीं आता, ठीक समय पर वापस आ जाता है, हमारे साथ बैठकर आराम से खाना खाता। तुम नहीं समझोगी, लेकिन यह सब देखकर मुझे कितनी खुशी मिलती है। दादी की आंखों में गर्व और संतोष झलक रहा था। अभी ने गौर से उसकी ओर देखा। दादी सही कह रही है, उसने सोचा, लेकिन अगर मैं उनसे कह दूं कि उनके बेटे के मन में कोई अधूरापन है तो वह खुद को दोष देने लगेंगी। सोचेंगे कि शायद उन्होंने ही उसे ठीक से नहीं समझा, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अभी ने मन में ठान लिया, मैं खुद आदि के उनके छोटे छोटे अधूरे सपने को पूरा करूंगी। मैं चाहती हूँ कि एक दिन आदि भी इन्हीं की तरह हंसे, खुले दिल से इनके साथ बातें करे। उसी समय अपनी क्लास खत्म करके चेहरे पर मुस्कान लिए अनु कॉलेज से बाहर निकली। बाहर कोई उनका इंतजार कर रहा था, उनका पति अक्षय। उसे देखते ही अनु और ज़्यादा खिलखिला उठी और तेजी से उनकी ओर भागी, जैसे कोई बच्चा पहले दिन स्कूल से लौटकर अपने माता पिता से लिपट जाता है। वह इतनी भावुक हो गई थी कि बिना कुछ सोचे समझे अक्षय को जोर से गले लगा लिया। अचानक हुए इस हमले से अक्षय थोड़ा लड़खड़ा गया। धीरे से खुद को अलग करते हुए उसने चारों तरफ देखा और कहा, अनु, यह सड़क है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। आसपास खड़े लोग उन्हें देख रहे थे और अक्षय का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अक्षय की शर्मिंदगी भी कितनी प्यारी लग रही थी। अनु ने उसकी झिझक का आनंद लिया और मुस्कुराते हुए कार में जाकर बैठ गई। अब बताइए, आज का कॉलेज कैसा था? बहुत ही शानदार, और यह सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू, अनु ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू ऐसे नहीं कहते, अक्षय ने धीरे से उसकी ओर झुकते हुए कहा। अनु ने तुरंत खुद को अलग किया और शरारत से बोली, यह सड़क है, घर पर पहुंचने के बाद जो भी करना है कर लेना। अक्षय उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और तेजी से कार ड्राइव करने लगा। इधर आदि तेजी से घर पहुंचा। उसने जैसे ही देखा कि अभी अपने कमरे में किसी काम में लगी हुई है, उनका गुस्सा बढ़ गया। अब ये क्या कर रही है? आदि ने गहरी सांस लेते हुए सोचा। आदि बहुत उत्सुकता से अभी को देखने आया था, लेकिन जैसे ही उसने देखा अभी उनके कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ कर रही है, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अभी कॉलेज शुरू भी नहीं हुआ ठीक से और यह इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रही है, आदि ने सोचा और धीरे से उनके पास गया। जैसे ही उसने स्क्रीन पर नज़र डाली, उनका गुस्सा और बढ़ गया। अभी उसके महंगे कंप्यूटर पर गेम खेल रही थी और सबसे बड़ी बात, उसे पता भी नहीं था कि आदि उसके पीछे खड़ा है। गुस्से से उसने उसके सर पर हल्की सी चपट लगा दी। अभी तुरंत पलटी और सिर सहलाते हुए बोली, आते ही मार दिया। अब क्या किया मैंने? तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा? गेम खेल रही हूँ। तुम्हें गेम खेलने के लिए मेरा कंप्यूटर ही मिला। तुम्हें पता भी है कि ये कितना महंगा है, इसमें कितनी ज़रूरी फाइलें हैं। अगर तुम गलती से कुछ ऐसा खोल दो जिससे वायरस आ जाए और सब डिलीट हो जाए तो फिर? अभी ने चिढ़ते हुए कहा। अब क्यों डांट रहे हो? मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने गेम खेल लिया। मैंने कोई नया ऐप डाउनलोड नहीं किया, बस वही पुराने गेम खेल रही थी जो पहले से सिस्टम में था। वैसे भी मैं सोच रही थी कि पहले आपसे पूछ लूँ फिर कुछ खोलूँ, लेकिन नहीं, आपको तो बिना बात के चिल्लाना है। अच्छा हुआ, काश मैं सच में कुछ खोल देती और आपकी सारी फाइलें गायब कर देती, तब आपको असली मज़ा आता। अभी की बात सुनकर आदि का गुस्सा और बढ़ गया। उसने फिर से हल्के से उसके सर पर चपट मारी। अभी की आंखें हल्के से भर आई। मारना बंद कीजिए, खुद ही कहते थे कि आपका सब कुछ मेरा भी है, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया, और अब उसी बात पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपना लैपटॉप, कंप्यूटर सब अपने पास रखिए, मैं अब उन्हें छूने तक नहीं वाली। जाइए आप मुझे मारेंगे? मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे गुस्सा है। आप अपने कंप्यूटर के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, जाइए यहाँ से। इतना कहकर अभी ने अपना चेहरा घुमा लिया और गुस्से से नीचे चली गई।
आदि को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बुरा लगा कि उसने अभी पर गुस्सा किया। वह तुरंत फ्रेश होकर नीचे गया ताकि उसे मना सके। आमतौर पर आदि और अभी रात के खाने के समय ही नीचे आते थे, लेकिन आज बिना बुलाए ही अभी नीचे आ गई। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर सब समझ गए कि दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है। बुजुर्ग लोग जानते थे कि आदि और अभी अपनी समस्याओं को खुद सुलझा लेंगे, इसलिए वे कुछ कहने के बजाय चुप ही रहे। आदि भी उनके पीछे नीचे आया और सोफे पर आकर बैठ गया, लेकिन अभी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वह गंगा की गोद में सर रखकर बैठ गई। तभी अंदर से अदिति आई और मुस्कुराते हुए बोली, हाय भाभी, आप यहाँ कैसे? इस टाइम तो आप कभी नीचे नहीं आती। फिर उसने अभी के चेहरे को ध्यान से देखा और चौंक गई। अरे भाभी, आप रो क्यों रही हैं? अब सबका ध्यान अभी की भरी हुई आंखों पर गया। अभी ने होठ सिकोड़ते हुए बच्चों की तरह शिकायत की, तुम्हारे भाई की गलती है, उन्होंने मुझे मारा। गंगा और बाकी घर वाले चौंक गए। आदि, ये क्या आदत है? किसी को मारना गलत है, बेचारी बच्ची है वो। अरे दादी माँ, मैंने उसे मारा नहीं। झूठ मत बोलिए दया, आपने मुझे 2 बार थप्पड़ मारा, याद है? यह सुनकर सबके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अभी ने गंगा की तरफ देखा और मासूमियत से उन्हें देखने लगी, जिससे गंगा अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगी। गंगा ने आदि को हल्की सी डांट लगाते हुए कहा, आदि, यह कोई आदत है? वो एक बच्ची है, उसे मार सकते हो क्या? अगर उसने कुछ गलत किया है तो समझा सकते थे ना, मारने की क्या जरूरत थी? अम्मा, मैं सच में कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठी थी, बस 2 थप्पड़ मार दिए और डांट भी दिया। तुमने कुछ नहीं किया? मैं पागल हूँ क्या जो बिना वजह डांटूंगी? पहले बताओ तुमने क्या किया? मैं सिर्फ आपके कंप्यूटर पर गेम खेला था, इसमें कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? इस घर में कंप्यूटर पर गेम खेलने का मुझे कोई हक नहीं है क्या? देखा दादी, यह क्या कह रही है? इसे पता भी है कि उस कंप्यूटर में कितने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरी कंपनी के डिटेल्स रखी है उसमें। अगर उसमें वायरस आ जाता तो कितना नुकसान होता, इसका अंदाज़ा भी है इसे। इसी वजह से 2 थप्पड़ मारे और अब यह यहाँ आकर आपसे शिकायत कर रही है। दोनों एक दूसरे से झगड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और पूरा परिवार उन्हें मज़े से देख रहा था, जैसे कोई नाटक चल रहा हो। गंगा ने प्यार से आदि को डांटते हुए कहा, आदि, चाहे जो भी हो, बच्ची को मारना गलत है। अगर उसने कुछ किया भी तो प्यार से समझा सकते थे, हर बात पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। देखो, बेचारी का सर भी दुख रहा होगा, अब अगर फिर से ऐसा किया तो मुझसे मार पड़ेगी। फिर उन्होंने अभी के सर पर प्यार से हाथ फेरा। यह देखकर अभी मुस्कुरा दी। देख लीजिए, हमेशा मुझे ही सपोर्ट मिलता है, थैंक यू और लव यू माँ। कहते हुए अभी ने गंगा को गले से लगा लिया। फिर अभी ने आदि की तरफ देखकर उसे चिढ़ाने के अंदाज में मजाक किया। यह देख आदि गुस्से में भुनभुनाया तो अभी चुपचाप पीछे हट गई। उसी समय घर में आदि के पापा हंसते हुए अंदर आए। क्या बात है जी, हंसते हुए क्यों आ रहे हैं? गंगा ने पूछा। मैं अपनी दोनों बहुओं के लिए गिफ्ट लाया हूँ, कहकर उन्होंने 2 बड़े गिफ्ट पैकेट निकाले और अनु और अभी को दे दिए। दोनों ने खुशी से गिफ्ट खोला और अंदर अपनी शादी का एल्बम देखकर चकित रह गई। अनु और अक्षय साथ बैठकर अपने शादी के पलों की तस्वीरें देखने लगे और मुस्कुराने लगे। आदि, तुम भी आकर देखो। नहीं पापा, मेरा और इनका झगड़ा चल रहा है, इन्हें देखने नहीं दूंगी, मैं अकेली ही देखूंगी। कहते हुए अभी ने एल्बम देखने लगी। आदि वही बैठकर सिर्फ उन्हें देख रहा था। अभी हर तस्वीर ध्यान से देख रही थी। अचानक उसने एल्बम उठाकर आदि के पास जाकर दिखाया। देखिए, यह फोटो कैसी है? इसमें आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसमें आपका चेहरा थोड़ा बुझा बुझा लग रहा है। अभी मजाक में बोल रही थी, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो उसने सर उठाकर देखा। आदि उसे बिना पलके झपकाए देख रहा था। अभी ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह आदि के बेहद करीब आ गई थी। जब उसने देखा तो आदि हल्के से मुस्कुरा दिया। अभी भी हंस पड़ी। दोनों अपनी शादी के एल्बम को देखते हुए खोए हुए उसे आनंद ले रहे थे। बड़ों ने उनकी यह तमन्ना देखी और हॉल में थोड़ा पीछे हटकर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने एक फ़ोटो देखी, उनकी आंखें चमक उठी। दोनों ने एक साथ कहा, यह फ़ोटो कितनी सुंदर है ना? और हंस पड़े। जिसमें फ़ोटो की बात कर रहे थे उसमें आदि ने अभी को अपने सीने से लगाकर उसकी मांग
में कुमकुम भर दिया था। अरे बाप रे, यह फ़ोटो तो ज़बरदस्त है। मैं तो सोच रही थी कि हमें साथ में एक अच्छी फ़ोटो लेनी चाहिए, लेकिन यह तो कमाल की निकली, अभी ने हैरानी से कहा। आदि ने भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। फिर अगले पन्ने में एक और फ़ोटो थी जिसमें अभी भूखी थी और आदि उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। वह पल बहुत प्यारा था और वह तस्वीर भी उतनी ही खूबसूरत थी। अभी ने फ़ोटो पर नज़र उतारते हुए कहा, रुको, मैं अपना फ़ोन लेकर आती हूँ, इन दोनों फ़ोटो को सेव कर लेंगे। कितनी प्यारी है, रुक जाओ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हुए आदि ने अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक कर ली। उसी समय उनके घर के दरवाजे को पार करता हुआ एक युवक अंदर दाखिल हुआ। वह पुलिस की वर्दी में था और बेहद प्रभावशाली व्यक्ति का दिख रहा था। दरवाजे के पास झूले पर बैठी अदिति ने उसे देखा और उनके पास चली गई। कौन है आप और आपको क्या चाहिए? अभी ने पूछा। अभी, अनु यही है ना? मुझे उनसे मिलना है। यह आवाज़ घर के अंदर तक सुनाई दी। यह सुनते ही अभी के हाथों ने एल्बम के पन्ने पलटने बंद कर दिए। हाँ, वो यही हैं, लेकिन आप कौन हैं? उसने पुलिस की वर्दी देखकर संदेह से पूछा। उसी समय अनु बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, यह मेरे बड़े भाई हैं। फिर उसने कहा, आइए भैया, और उन्हें अंदर ले गई। ओह, तो यह अनु के बड़े भाई हैं और पुलिस ऑफिसर भी। अदिति ने मन ही मन सोचा और वह भी उनके पीछे पीछे चली गई। जब अभी के बड़े भाई राजेंद्र को अनु ने देखा तो वो भी हॉल में आकर बैठ गई। सभी उनसे बातें करने लगे, आदि भी, लेकिन अभी चुपचाप एक जगह बैठी रही जैसे कोई नाराज बच्चा हो। राजेंद्र की नज़र बार बार भीड़ से अपनी बहन अभी को ढूंढ रही थी। क्या हुआ अभी? भैया आए हैं और तुम यहाँ चुपचाप बैठी हो, आकर बात करो। जब वह तब भी चुप रही तो राजेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या बात है, मुझसे नाराज हो क्या? रुको, मैं खुद ही आकर तुमसे बात करता हूँ। वह अभी के पास जाकर बैठ गया और दूसरी तरफ आदि बैठा था। प्यारी बहन, उसने प्यार से पुकारा, लेकिन अभी ने कोई जवाब नहीं दिया। सॉरी डियर, भैया को बहुत ज़रूरी काम था इसलिए नहीं आ पाया। तुम्हें पता ही है, एक केस के सिलसिले में मुझे बेंगलोर जाना पड़ा था। माफ़ कर दो ना प्लीज़। राजेंद्र प्यार से उसे मनाने लगा। यह देखकर आदिति ने सोचा, अरे वाह, ये कैसे बड़े भाई है जो अपनी बहन को इस तरह मना रहे हैं। अभी अब भी चुप थी, लेकिन उसका ध्यान भटकाने के लिए राजेंद्र ने कहा, अरे यह क्या है, शादी का एल्बम? मैं शादी में नहीं आ सका तो कम से कम एल्बम ही देख लूँ, जरा देना। वह एल्बम लेने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अभी ने फुर्ती से उसे खींच लिया और आदि की तरफ फेंक दिया। जो शादी में नहीं आए, जिन्हें अपनी बहन से प्यार नहीं, उन्हें यह देखने की ज़रूरत नहीं। अगर देखना ही है तो पहले अनु के पास जाओ। उसने गुस्से में सर ऊंचा कर लिया। बहन, राजेंद्र ने पुकारा, कुछ मत बोलो। तुम गए कहाँ थे? ऊटी आने का वादा किया था, 3 महीने हो गए, न फ़ोन किया न मेरा फ़ोन उठाया। ऊपर से हर न्यूज़ में कोई न कोई केस की खबरें आती रहती हैं। कम से कम एक मैसेज तो भेज सकते थे कि तुम ठीक हो। गुस्से में उसने पीछे से 4 थप्पड़ मारे। आदि ने यह रूप पहली बार देखा। क्या बात है, यह लड़की तो हर दिन मुझे नए नए रंग दिखा रही है। वह मन ही मन सोच रहा था, या शायद उसकी इस अदा को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहा था। नहीं रे, बहुत ज़रूरी केस था इसलिए नहीं आ सका, सॉरी डियर। राजेंद्र ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी नाराज थी। पता नहीं तुझे कैसे मनाऊं। राजेंद्र ने अपनी जेब से एक 10 रुपये की चॉकलेट निकाली और उसके सामने रख दी। अभी ने नाराज होकर मुंह फेर लिया। जैसे जैसे चॉकलेट का साइज बड़ा होता गया, सभी यह मज़ेदार नज़ारे देखने लगे। अनु भी दिल से चाह रही थी कि अभी मान जाए। आखिर में जब राजेंद्र ने बड़ी वाली चॉकलेट रखी, अभी की आंखें चमक उठी। वह झट से उस चॉकलेट पर झपटी और खुशी से बोली, आई लव चॉकलेट। थैंक यू भैया, इसे खाए कितना समय हो गया पता भी है। जैसे ही राजा ने दूसरी चॉकलेट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, अभी ने उसका हाथ थप्पड़ मारकर हटा दिया और झट से सारी चॉकलेट उठा ली। नहीं भाई, ये तुमने मेरे लिए खरीदी है तो ये सब मेरी है। सभी उसकी शरारत पर हंस पड़े। फिर राजा ने अपने बैग से 2 गिफ्ट बॉक्स निकाले और कहा, सॉरी, मैं शादी में नहीं आ सका।
जब आऊँगा तब कुछ लाना चाहिए था, तो बस यूँ ही कुछ ले आया हूँ। अनु उसके पास जाकर कहा, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मैंने अपनी समझ से लिया है। उसने एक बॉक्स अनु को और दूसरा अभी को दिया। जब दोनों ने खोला तो उसमें एक जैसी सुंदर साड़ियाँ थीं। अनु की आंखों में आंसू आ गए। आज पहली बार उसने अपने भाई से ऐसा प्यार महसूस किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्यार और अपनापन तभी मिलता है जब हम खुद उसे किसी को देते हैं। राजा जब भी बात करने आता वो हमेशा उसे अनदेखा कर देती थी, लेकिन जब उसने इस घर में अक्षय और अदिति का प्यार देखा तो उसे एहसास हुआ कि भाई बहन का रिश्ता ऐसा भी हो सकता है। अब जब उसने अभी और राजा को इतने प्यार से हंसते हुए देखा तो पहली बार उसे अफसोस हुआ कि वह अपने भाई के करीब क्यों नहीं थी। लेकिन इस समय जब राजा ने उसे यह उपहार दिया तो उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक साड़ी ही नहीं बल्कि उनकी भावनाओं का अनमोल तोहफा था। इसके बाद राजा ने अभी के हाथ में एक और बैग थमा दिया। राजा ने सिर्फ अभी को ही एक पार्सल दिया। वो थोड़ा भारी और बड़ा था। यह देखकर अक्षय चिढ़ते हुए कहा, क्या सिर्फ अपनी अभी बहन को ही स्पेशल गिफ्ट दे रहे हो, मेरी पत्नी के लिए कुछ नहीं? राजा हंसते हुए बोला, यह गिफ्ट सिर्फ अभी के काम आएगा, अनु को इसकी ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर उसे कुछ चाहिए तो मैं ज़रूर लाकर दूंगा। ऐसा क्या खास है इसमें? अब इतनी जल्दी क्या है, रुकिए मैं ही खोल देती हूँ। अभी ने तुरंत पैकेट खोला। उसमें से 2 मेडिकल की किताबें निकली। अभी ने चौंक कर कहा, क्या तुमने किताबें खरीदी? राजा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अभी इन किताबों को बहुत दिन से ढूंढ रही थी, अब मिली है तो खरीद ली। अभी खुश होकर दौड़ पड़ी और अपने भाई को गले लगा लिया। थैंक यू पुलिस जी, तुमने लाना याद कैसे रखा? राजा हंसते हुए बोला, याद कैसे न रहता, तुम्हारी वजह से तो पूरे ऊटी में गली गली घूमना पड़ा था जैसे कोई आवारा कुत्ता। कैसे भूल सकता हूँ? इसमें मेरी वाली किताब और तुम्हारी दोस्त की भी है। और अब अगर कुछ चाहिए? अरे इतनी जल्दी कैसे जाने दूँ भाई, ये तो मैंने पिछले साल पढ़ने के लिए मांगी थी। इस साल कॉलेज ज्वाइन किया तो नई किताबें चाहिए। राजा सबसे बातें करते हुए वहाँ से चला गया। अभी खाना खाकर अपनी किताबें और शादी का एल्बम लेकर अपने कमरे में आई। वहाँ उसने देखा कि उसका पति गुस्से में बैठा हुआ था। आज पहली बार उसे इतने गुस्से में देख रही हूँ। उसने सोचा। वह चुपचाप आई और जो कुछ भी लाई थी वहाँ रख दिया और धीरे से बोली, क्या हुआ दया? जैसे किसी बच्चे को मनाया जाता है। आदि ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्यों आई? नीचे ही रहना चाहिए था ना। क्या हुआ? वह उसके पास बैठ गई। तुम्हारे लिए मैं ज़रूरी नहीं हूँ। हमेशा तुम्हारा परिवार, दादी, दोस्त, गैंग और अब तुम्हारा भाई, यही सब तुम्हारे लिए ज़रूरी है। सबके साथ घंटों बैठकर बातें कर सकती हो, पर मेरे साथ बात करने का मन नहीं करता तुम्हारा। अगर मैं कुछ कह दूँ तो तुम नीचे जाकर सबको मेरी शिकायत करोगी, है ना? अभी ने हंसते हुए कहा, अरे मजाक कर रही थी, मैं नीचे सबके साथ बैठकर बात कर रही थी, तो आप भी आकर बात कर सकते थे ना। आदि ने नाराज़गी से कहा, मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे किसी से जल्दी घुलना मिलना नहीं आता। अभी ने उसे समझाते हुए कहा, ये बात कितनी बार कहोगे? हर चीज़ का अनुभव धीरे धीरे लेना पड़ता है, वरना बाद में पछताना पड़ता है। मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखो। हमने ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं, थोड़ी थोड़ी खुशियाँ भी चाहिए ना ज़िंदगी में, तभी तो इसे जी सकते हैं। अभी आपकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ कम दिख रही हैं। कितने दिन और सबसे दूर रहेंगे? कुछ दिनों में अदिति की शादी हो जाएगी, फिर वह अपने ससुराल चली जाएगी। उसके बाद आप चाहकर भी उससे वैसे बात नहीं कर पाएंगे जैसे अभी कर सकते हैं, क्योंकि जो नज़दीकियाँ अभी यहाँ हैं वहाँ जाकर बनी रहेगी ना, नहीं ना। देखिए आज मैंने और मेरे भाई ने कितने अच्छे बातें की, हंसे मस्ती। और अनु, वह बस खड़ी होकर हमें देखती रही, क्योंकि पहले जब उसका भाई उससे बात करने आता था तो उसने उसे टाल दिया था। फिर धीरे धीरे उसका भाई भी उससे दूर हो गया। अब वह हमें देखकर पछता रही है। मैं नहीं चाहती कि कल को आप भी किसी को देखकर पछताएं या दुखी रहें। इसलिए जाइए, अभी जाइए और अदिति के साथ खेलिए, बात कीजिए, कम से कम एक हाय बाय तो कहिए।
और हाँ, उसे हमेशा डांटते मत रहिए, कभी हंसा दिया करिए, यही काफ़ी होगा। फिर जब उसकी शादी हो जाएगी और आप उसे याद करेंगे तो ऐसा लगेगा कि काश पहले बात कर ली होती। आदि अभी की बातों को धीरे धीरे समझने लगा था। वह सोच में डूब गया। ठीक है, अब ये खुद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगा सोचकर अभी ने अपने भाई के लाए चॉकलेट को खोलकर खाना शुरू किया। आदि सोच में डूबा था, तभी उसे की आवाज़ सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा, उसकी पत्नी चॉकलेट खा रही थी और उसके होठों पर चॉकलेट लगा हुआ था। उसे देखकर आदि मुस्कुराया और धीरे धीरे उसके पास गया। अभी को उसकी नज़दीकी का एहसास हुआ तो उसने चॉकलेट छिपाने की कोशिश की, लेकिन आदि ने चॉकलेट को छोड़कर उसके होठों पर लगे चॉकलेट को चख लिया। अभी की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। आदि ने अपनी ज़िंदगी में आज पहली बार चॉकलेट का स्वाद चखा था, वो भी अपनी पत्नी के होठों से। वह सोच में पड़ गया कि स्वाद उनके होठों का था या चॉकलेट का। आदि ने अभी के होठों को छोड़ दिया। अभी गहरी सांस ले रही थी और आदि कुछ सोचने लगा। फिर उसने अभी को अपने सीने से लगाकर उसके होठों को अपनी शर्ट से पोंछ दिया। अचानक उसे अपने सीने पर झुककर उसका सर हल्के से इधर उधर हिलाने लगा। पूरी तरह उसे उलझ गई। वह जोर से चिल्लाई, क्या हुआ पगली, आप ये क्या कर रहे हैं? उसने गुस्से में पूछा। तुम्हारे होठ पोंछ रहा हूँ, चॉकलेट का स्वाद आ रहा था इसलिए अपनी शर्ट से साफ कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर तुमने मुझे काटा क्यों? उसने नाराज होकर कहा। ओह, पहले ही मैंने हल्का सा काट लिया इसलिए तुम्हारे होठ दुख रहे हैं। आदि ने मजाक में अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए कहा। ठीक है, बगल में मरहम रखा है, लगा दूँ? कुछ नहीं चाहिए, आपने खुद कहा था कि चॉकलेट का स्वाद अच्छा लग रहा था। तो फिर जाइए, दूरी बनाए रखिए। इतना कहकर वो हटने लगी, लेकिन आदि ने उसे खींचकर अपने पास कर लिया और एक और किस कर दी। पर आदि को अब भी उस स्वाद को लेकर संदेह था कि ये स्वाद चॉकलेट का था या उनके होठों का। और फिर उसने दोबारा से अपने शोध को जारी रखा। यह कोई एक दिन में खत्म होने वाला रिसर्च नहीं थी, बल्कि यह जिंदगी भर चलने वाला अध्याय था। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। उस दिन सभी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अपना काम खत्म करके आदि घर लौटा। अब वह अभी की बातों और अपने दिल की वजह से थोड़ा थोड़ा सभी से बातें करने की कोशिश कर रहा था। वह सीधा अभी के पास जाकर बैठ गया। सभी लोग आज की घटनाओं, फिल्मों, राजनीति, कॉलेज में हुई मस्ती, गॉसिप पर चर्चा कर रहे थे। समय कैसे बीत गया किसी को पता नहीं चला। आदि भी बीच बीच में कुछ न कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन क्या बात करे यह समझ नहीं आता, इसलिए वह चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। अब अभी अदिति बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई थी। दोनों अपने अपने कॉलेज दोस्तों के बारे में बिना रुके बातें कर रही थी। उनके साथ अनु भी शामिल थी। अभी, अनु, अदिति तीनों आपस में कुछ फुसफुसाकर हंस रहे थे। ऐसा क्या बात कर रही हो तुम लोग? तुम्हें इससे क्या? हम चाहे जो भी बात करें, हमारे बीच बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं जो सबके साथ शेयर नहीं किए जा सकते। तुम जाओ और अपना काम करो। तुम भले ही सब कुछ छिपा लो, लेकिन अनु मुझसे कुछ नहीं छिपाएगी। आदि ने हंसते हुए अनु की तरफ देखा। भाभी हर बात शेयर करेंगी, ठीक है, लेकिन क्या आप भी अपनी सारी बात शेयर करते हो? अनु ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, मैं भी कुछ नहीं छुपाऊंगा। ओह, जब तुम पढ़ रहे थे तब किसी लड़की ने तुम्हें लव लेटर दिया था, क्या तुमने वो बताया? अभी ने भौहें उठाकर। अनु थोड़ा परेशान हो गई और अक्षय ने उसे शांत कराने लगा। आदि धीरे धीरे से मुस्कुराया और फिर अपने भाई की ओर देखा। क्यों भाभी, तो फिर तुम्हें तो बहुत सारे लेटर मिले होंगे, है ना? यह सुनकर आदि का चेहरा बदल गया। मुझे सिर्फ एक ही शख्स ने लेटर दिया था। ओह, कौन था वो भाभी? अक्षय खुश होकर बोला। मेरी प्यारी आंखों वाली। क्या भैया, ये तो किसी लड़की का नाम लग रहा है, अक्षय ने सोचते हुए कहा। अरे भाई, वो भाभी की हॉस्टल की दोस्त थी जो उनके घर आई थी, वही बात कर रही है। क्या भाभी, जब हम लड़कों की बातें करते हैं तो आप टोक देती हैं
और अब आप खुद लड़कियों की बातें कर रहे हैं। वैसे उसने आपको लेटर क्यों दिया? वो मेरी हॉस्टल की एक रूल था। आमतौर पर सभी छात्राएं छुट्टी में अपने घर चली जाती थी, लेकिन मैं, कयाल और कुछ और लड़कियां हॉस्टल में ही रुक जाते थे। तब हमारी वार्डन ने हमें कहा कि हमें लेटर लिखना चाहिए। जो भी महसूस हो, जो भी मन में हो, हम उसे लिख सकते हैं। इससे हमारा गुस्सा, दुख और अकेलापन कम हो जाएगा। अगर चाहे तो शेयर कर सकते हो, नहीं तो रहने दो। इसी दौरान एक बार कयाल ने मेरे लिए एक लेटर लिखा था। भाभी, ये तो मज़ेदार है। लिखने से गुस्सा और अकेलापन कैसे दूर हो सकता है? बिल्कुल होता है। आमने सामने बात करने से भी ज़्यादा और फ़ोन पर बात करने से भी ज़्यादा। जब तुम अपने दिल की बात लिखते हो तो वो बोझ हल्का हो जाता है। कह रहे हो ना, चैटिंग और ये सब, इससे भी बेहतर यही तरीका है। किसी के बारे में आप क्या सोचते हो उसे साफ तौर पर बताने का सबसे अच्छा तरीका है एक चिट्ठी। चिट्ठी को आप किसी खास अंदाज में या कविता में लिखने की ज़रूरत नहीं। बस उनके बारे में जो भी आपके मन में है उसे लिख दो। जब आप किसी के बारे में लिखते हो तो वो चिट्ठी आपके लिए तो खास हो ही जाती है, लेकिन जब सामने वाला उसे पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि वो आपके दिल में कितनी ऊंचाई पर है और आपके लिए वो कितने महत्वपूर्ण हैं। बस वही एक कागज़ का टुकड़ा यह साबित कर सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी का आधा समय गुस्से और अकेलेपन में बिताया है। लोग कहते हैं कि अगर अपने मन की बात किसी को साझा कर लो तो दुख हल्का हो जाता है, लेकिन सामने वाले इंसान पर इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वह आपकी बातों को सही तरीके से समझेगा या नहीं। कहीं वह गलत मतलब ना निकाल ले। इस डर से हम आधी बातें ही बता पाते हैं, लेकिन कागज़ तो कोई इंसान नहीं, उसे जो चाहो लिख सकते हो। वो कभी किसी को कुछ नहीं कहेगा। जब भी मुझे गुस्सा आता था मैं कागज़ पर अपने मन की हर बात लिख देती थी, अपने सारे गुस्से और दुख को उड़ेल देती थी, फिर उसे अच्छी तरह पढ़कर फाड़ देती थी। इसके बाद मन हल्का हो जाता था। ये मैंने अपनी ज़िंदगी के अनुभव से सीखा है। इसलिए जो भी मुझे प्रिय लगता है मैं उसे एक चिट्ठी ही देती हूँ, फिर चाहे मेरे साथ सोने वाली मेरी हॉस्टल की दोस्त कयाल क्यों ही ना हो। इसलिए तो आज मैं इतनी हल्की और खुश महसूस करती हूँ। अरे छोड़ो भाभी, ये कौन से ज़माने की बात कर रही हो। हाँ हाँ, तुम लिखोगी और दुख दूर हो जाएगा, रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। भाभी, ये सब हमसे नहीं होगा। बिल्कुल सही, मुझे भी इस पर भरोसा नहीं है। अभी ने अनु और आदि की तरफ देखा। दोनों के चेहरे साफ था कि उन्हें भी इस पर भरोसा नहीं। ठीक है, बस 1 मिनट रुको, इसे साबित किया जा सकता है। इतना कहकर अभी ऊपर गई, अपनी नोटबुक उठाई और चारों को एक एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ाया। अभी शाम के 6 बजे हैं। कल सुबह 6 बजे तक का समय है तुम्हारे पास। अब देखते हैं ये सच है या नहीं। जो भी तुम्हारे दिल में है बस वही लिख दो, फिर हम कल इसे डिस्कस करेंगे। इसे बस एक गेम समझो। अगर मैं हार गई तो जो भी तुम कहोगे मैं वही करूँगी। डील ओके? उसके चेहरे की दृढ़ता देखकर सबने हामी भर दी। अरे भाभी, लिखो लिखो, लेकिन क्या लिखना है? कुछ भी लिखने के लिए कोई विषय तो होनी चाहिए। अचानक से कह दिया लिखो, तो मैं क्या लिखूं? कुछ देर सोचने के बाद अभी ने एक कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन पर कुछ लिखकर उन्हें मोड़ दिया। इससे हमारे घर के हर सदस्य का नाम लिखा है। जिसे जो नाम मिलेगा उसे उसी इंसान के बारे में लिखना होगा। और हाँ, तुम्हें किसका नाम मिला है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सब ने इसे एक खेल की तरह ही लिया। यह भी तो मज़ेदार था, है ना? हर किसी ने एक एक कागज़ उठाया और उसे छुपाते हुए अपने कमरे में चले गए। अभी को अंदाज़ा भी नहीं था कि आज मजाक में खेला गया यह छोटा सा खेल कल कितने रिश्तों को संवारने और नया रंग देने वाला था। अपने अपने कमरे में कागज़ लेकर गए लोग कुछ सोचते हुए फिर तेज़ी से लिखने लगे। किसी को पूरा खत लिखने में करीब आधा घंटा लगा। सबने उसे मोड़कर रख दिया और अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गए। आदि ने भी यही किया। अगर यह कोई प्रोजेक्ट होता
तो शायद वह इसे पूरा करने में कई घंटे लगा देता। यह तो बस एक साधारण पत्र है, यही सोचकर उसने 10 मिनट में लिखकर ख़त्म कर दिया। तूने जो कहा मैंने वैसे ही लिखा, लेकिन कुछ कोई खास फीलिंग नहीं आई। फीलिंग है या नहीं यह कल पता चल जाएगा। अभी जाओ, फ्रेश होकर आओ। यह कहकर अभी अपने फ़ोन में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद आदि नीचे आ गया। सभी के साथ में खाना खाया और फिर हल्की फुल्की बातें करने लगी। आदि, अक्षय, अदिति, अनु सब लोग शुक्रवार को छुट्टी ले लो, घर में एक बड़ा काम है। अरे वाह, क्या बात है दादी, तुझे तो बस छुट्टी का नाम सुनकर ही खुशी हो जाती है। तू एक टीचर बनने जा रहा है, लेकिन अभी भी स्कूल के बच्चे जैसी ही हरकतें करता है। अरे छोड़िए ना दादी, अब बताइए ना कि क्या खास है। कुछ नहीं बेटा, बस हमने सोचा कि अनु और अभी की मंगनी कर दे। क्या इतनी अचानक दादी? अचानक कुछ नहीं आदि, यह तो कभी न कभी करना ही था। जब बच्चों ने पढ़ाई के लिए जाने की बात कही थी, तभी हमने यह फैसला लिया था। जब हमने शुभ दिन देखा तो पता चला कि अभी का समय सबसे अच्छा है, वरना अनु के कॉलेज जाने से पहले ही फंक्शन रख सकते थे। कॉलेज में बच्चे मंगलसूत्र पहनकर जाएं तो थोड़ा अजीब लगेगा ना, इसलिए सोचा कि मंगलसूत्र का धागा बदल दें। अब तुम दोनों क्या करने वाले हो? कल शुभ दिन है, तुम दोनों ऑफिस से 2 घंटे की परमिशन लेकर अपनी पत्नियों को साथ ले जाकर उसके लिए मंगलसूत्र का धागा खरीद कर लाओ। हम क्यों? आप लोग खुद ले आ सकते हो ना। नहीं आदि, मंगलसूत्र हमने खरीद लिया है, लेकिन धागा तुम खुद खरीदो, तभी तुम्हें भी खुशी मिलेगी और तुम्हारी पत्नी को भी। और हाँ, जाते वक्त इन दोनों बच्चियों को साथ ले जाना, क्योंकि वही तो इसे रोज पहनेंगे, तो उनके ही पसंद का लेना चाहिए। ठीक है दादी। गंगा, कल तुम और तुम्हारे पति अनु के माँ पापा के घर जाकर उन्हें बुला लाओ। उन्हें भी रस्म निभानी होगी ना। क्या रस्म दादी? परंपरा के अनुसार लड़की के माता पिता को दूल्हा दुल्हन के लिए नए कपड़े लाने होते हैं। वही कपड़े पहनकर लड़की को मंगलसूत्र पहनाया जाता है। ओह, आदि कुछ सोचने लगा। माँ तो फिर मेरे लिए भी नए कपड़े लाएंगे। तेरे शादी के लिए ही कितने कपड़े लिए थे। दोनों भाइयों की शादी एक ही दिन करवा दी और पूरी दुकान खाली कर दी थी। अब मंगलसूत्र बांधने के लिए भी नए कपड़े चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सब हंसते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह खूबसूरती से हुई। सभी लोग सुबह से ही व्यस्त थे, क्योंकि शुभ समय के भीतर मंगलसूत्र का धागा खरीदना था। जल्दी निकलो बेटा, 10:30 बजे तक मंगलसूत्र का धागा लेना होगा। दादी, क्या हम लड़कियां हैं जो ज़्यादा समय लगेगा? जल्दी ही खरीद लेंगे। फिर इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है? अरे कितनी बार समझाऊं। शादी के बाद अपनी पत्नी के लिए तुम जो पहली बार ज्वेलरी खरीदने वाले हो, तो यह धागा ही है। वो इसे रोज़ पहनेंगी और तुम ही इसे देखोगे, तो थोड़ा समय लेकर अच्छे से पसंद कर सकते हो। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि एक बार ले लिया तो इसे बार बार बदला नहीं जा सकता। इसलिए ऐसा लो जो कई सालों तक टिके। ठीक है दादी, कहते हुए आदि कार लेने चला गया। पीछे आ रही अभी कार की ओर न जाकर वहीं खड़ी रही। उनके पास खड़ी बुलेट बाइक की ओर देखते हुए उसे ध्यान से देखने लगी। आदि ने उनकी नज़रों को भांप लिया और उसके पास आकर बोला, क्या हुआ अभी? ऐसे क्यों देख रही हो? बाइक में 4 लोग बैठ सकते हैं क्या, ये देख रही हो? अरे वाह, बहुत अच्छी कॉमेडी कर लेते हो। हंसते हुए बोली, अच्छा तो फिर इतनी गौर से क्या देख रही थी? ये बाइक आपकी है अक्षय? मैंने पहले कभी नहीं देखी। हाँ मेरी है, पीछे सीट में रखी थी, अभी निकाली। क्यों, बहुत अच्छी है। मुझे ऐसी बाइक पर बैठने का बहुत शौक है। भैया जब ऊटी आते थे तो अपनी बाइक लेकर नहीं आते, इसलिए मैं कभी बाइक पर नहीं गई। आप मुझे बाइक पर घुमाने चलेंगे? कहते कहते उसने आखिरी लाइन बोलने से पहले अनु की तरफ देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि अनु जो उसकी भाभी थी इस बात को सुनकर नाराज होगी या नहीं, लेकिन उसे देखकर अभी को आश्चर्य हुआ। लेकिन वह नाराज नहीं हुई, बल्कि मुस्कुराने लगी। अभी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। पहले अगर ऐसा हुआ होता तो अनु उसे शब्दों से खूब तंग करती, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। अक्षय उसे जाने का मन है,
तो एक राउंड घुमा लाओ, फिर दुकान चलते हैं। अनु की यह बात सुनकर अभी आश्चर्य में पड़ गई। अक्षय ने बाइक स्टार्ट कर दी। अभी ने साड़ी का पल्लू संभालते हुए खुशी खुशी बाइक पर चढ़ने ही वाली थी कि एक हाथ ने उसे रोक लिया। अभी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पलटकर देखा, वहाँ आदि गुस्से में खड़ा था। क्या हुआ दया? उसने चिढ़ते हुए पूछा। दादी ने कहा था कि पहले मंगलसूत्र का धागा लेने जाना है। तुम घूमने चली गई तो देर हो जाएगी। मुझे और भी कोई काम है नहीं है क्या? जब तक तुम वापस आओगी तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूं। पहले चलो धागा खरीद ले, फिर जहां मर्जी जाना है। कहते हुए आदि झुंझलाते हुए आगे बढ़ा और अभी का हाथ पकड़कर उसे कार की ओर खींच लिया। अभी को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। बिना कुछ कहे कार में बैठ गई, लेकिन बार बार मुड़कर बाइक को देखती रही। आदि को कार निकालते ही अक्षय जोर से हंस पड़ा। अनु ने उसे हैरानी से देखा और उसकी पीठ पर हल्का सा मारा। क्यों हंस रहे हो? वो गुस्से में चला गया। और तुम्हें हंसी आ रही है तो क्या हुआ? अक्षय ने जबरदस्ती अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। द ग्रेट बिजनेसमैन आदित्य सर को जलन हो रही है। जलन आ गई उन्हें? क्या कह रहे हो तुम? अनु ने भौहें उठाते हुए कहा। हाँ देखो ना, उसे डर था कि अभी मेरे साथ पहली बार बाइक पर घूमने न निकल जाए, इसलिए उसने गुस्से में उसे डांटा, झगड़ा किया और जबरदस्ती कार में बिठाकर ले गया। लगता है कि प्यार के साथ साथ जलन भी आ रही है। अक्षय फिर से हंसने लगा। प्यार? अनु ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल, उसे प्यार हो गया है। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? आदि को बचपन से जानता हूँ। वह कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, न हंसता था, न ही अपनी भावनाएं जाहिर करता था। हमेशा एकदम सीरियस रहता था, जैसे कोई भगवान गणेश की मूर्ति या फिर एक रोबोट हो। हम सब उससे बात करके थक जाते थे, लेकिन वह वैसा ही रहता। लेकिन अब देखो, वह ज़्यादा बोलता है, हंसता है, गुस्सा भी होता है, और सबसे ज़रूरी बात, जलन महसूस कर रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से है। जो आदमी शादी के नाम से दूर भाग रहा था, उसे अभी की फ़ोटो देखते ही शादी के लिए हाँ कर दी, और जब पूछो तो कहता है कि घर वालों के लिए, खुशी के लिए कर रहा हूँ। अक्षय मुस्कुराया। अभी ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। हर दिन उसके बदलाव देखकर मुझे इतनी खुशी होती है। पता है, माँ भी इतने दिनों बाद जब आकर सुकून महसूस कर रही है। प्यार के बारे में इतनी डिटेल से बता रहे हो, कहीं तुम्हें अनुभव है क्या? अनु ने हाथ बांधते हुए पूछा। हाँ, 2 महीने हो गए अपनी खूबसूरत पत्नी से हर दिन प्यार कर रहा हूँ। हर 2 महीने का अनुभव है। इतना है, प्यार की एक पूरा किताब लिख सकता हूँ। अरे, बातों से ही लोगों को बेवकूफ़ बना देते हो। आपसे बहस करना नामुमकिन है। क्यों नहीं कर सकती? चाहो तो मैं तुम्हें नए तरीके भी सिखा सकता हूँ। हे भगवान, तुम्हारी बातें ही बहुत हैं। पहले बाइक उठाओ। कहते हुए अनु अपनी शर्म छिपाने के लिए जल्दी से बाइक पर बैठ गई। अक्षय ने स्टाइल से कूलिंग ग्लास लगाया, हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट कर दी। पीछे से दोनों के दिलों में प्यार भरे गाने बजने लगे। इधर आदि हर मिनट पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन अभी उसे नज़रअंदाज कर हाथ बांधकर खिड़की की ओर देख रही थी। वहाँ क्या देख रही हो इतनी गौर से? अपनी मरी हुई दादी दिख रही है, इसलिए देख रही हूँ। कौन सी? जो तुम्हारे जन्म से पहले गुजर गई, या जिनके साथ तुम पली बढ़ी? आदि ने कहा, लेकिन तुरंत ही अपनी बात का एहसास हुआ। जब उसने अभी की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। आदि खुद को कोसते हुए तुरंत बोला, सॉरी नया, सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा था। सॉरी? जो आदमी किसी से सीधे सॉरी तक नहीं कहता था, वो आज बार बार अभी से माफ़ी मांग रहा था। अभी अपने पति से माफ़ी सुनना पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, वो सब छोड़ो, लेकिन आपने अक्षय से इतने गुस्से में बात क्यों की? अगर मैं उनके साथ एक राउंड घूम आती तो क्या हो जाता? आदि का चेहरा तुरंत उतर गया। देखो, तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे कहो, तुम्हारी जो भी ख्वाहिशें हैं मैं पूरी करूँगा, लेकिन मुझे छोड़कर किसी और से मत मांगो, समझी?
क्यों मैं जीजा से क्यों नहीं मांग सकती? अभी ने गुस्से में दांत पीसते हुए पूछा। पहले तो उसे जीजा बुलाना बंद करो। आदि की आंखों में और आवाज़ में एक अलग ही तीव्रता थी, जिसे देखकर अभी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अभी ने मन ही मन सोचा, क्या इसे जलन हो रही है? क्यों नहीं बुलाना चाहिए? अक्षय जीजा तो मेरी बहन के पति है ना, बहन के पति को जीजा ही बुलाते हैं। और वैसे भी अगर तुम्हारे परिवार में रिश्ते के लिए कुछ अलग शब्द होते हैं तो दादी ने पहले ही बता दिया होता, चाहे वो तुम्हारे छोटे भाई ही क्यों ना हो। लेकिन मेरे हिसाब से वो बड़े हैं तो जीजा ही कहलाएंगे। अभी जानबूझकर बार बार जीजा शब्द दोहराने लगी ताकि आदि को और चिढ़ा सके। गुस्से से लाल पीला हुआ आदि गाड़ी को अचानक एक तरफ रोका और बिना कुछ कहे ही उसे अपने होठों की सजा दी। अभी की जुबान से निकले सारे जीजा उसके गले में ही उतर गया, जैसे कि वो इसी का इंतजार कर रही थी। अभी ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को उसके किस में बहने दिया। आदि ने जब तक उसे किस किया तब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, लेकिन फिर वो प्यार में डूबकर और भी गहराई से उसे किस करने लगा। पीछे से आती गाड़ी के हॉर्न की तेज आवाज से दोनों को होश आया। वो झट से एक दूसरे से अलग हो गए और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। जब तक वे ज्वेलरी शॉप नहीं पहुंच गए, दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छाई रही। आदि ने गाड़ी एक ज्वेलरी शॉप के सामने रोकी। अभी जिसने अब तक कभी छोटी छोटी चीजें भी किसी ज्वेलरी शॉप से नहीं खरीदी थी, आज पहली बार इतनी बड़ी दुकान में कदम रखने वाली थी, वो भी अपने पति के साथ। दुकान के अंदर मौजूद सभी लोग आदि को देखकर विनम्रता से उसका अभिवादन करने लगे। अभी ने उबते हुए पूछा, यह भी तुम्हारी दुकान है? आदि हल्के से मुस्कुराया और बिना कुछ कहे अभी का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपने साथ अंदर ले गया। पहली बार इतनी बड़ी दुकान में आने के कारण अभी चारों ओर नज़र घुमाकर सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में लालच नहीं था। वह केवल सुंदरता की सराहना करने की एक साधारण प्रवृत्ति से चीज़ों को निहार रही थी। दया जो हर पल उसे देख रहा था, उसकी हर हरकत पर मोहित हो गया था। इस बीच पहले से वहाँ मौजूद अक्षय और अनु किसी दूसरे सेक्शन में पहले अपने लिए गहने देख रहे थे। आदि और अभी एक अलग जगह पर बैठ गए। जैसे ही वहाँ के कर्मचारी अभी को मंगलसूत्र की विभिन्न डिजाइन्स दिखाने लगे, अभी उस पर ध्यान देने के बजाय दुकान के चारों ओर देखने में व्यस्त थी। आदि ने धीरे से उसका हाथ दबाया और फुसफुसाया, नकल मत करो, गहने पर ध्यान दो। क्योंकि आदि एक अमीर व्यक्ति था, कर्मचारियों ने सबसे पहले उसे भारी वजन वाले 7 से 11 तोले के मंगलसूत्र दिखाए। जैसे ही अभी ने भारी गहने देखे, उसे ऐसा लगा मानो उसका शरीर चकरा रहा हो। आदि ने उसकी परेशानी को भांप लिया और तुरंत वे गहने एक तरफ रख दिए। इतने भारी गहने नहीं चाहिए, कुछ हल्के और रोजाना पहनने लायक दिखाओ। और हाँ, डिजाइन नहीं होनी चाहिए और वजन भी हल्का होना चाहिए। जबकि सभी की निगाहें सोने के गहने पर थी। अभी सिर्फ अपने पति को देख रही थी, उसका ध्यान रखने वाले, उसे समझाने वाले, अपनी दया को। कहानी को आगे सुनने के लिए ढेर सारे कमेंट्स करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रस्म कहाँ पर होती होगी शादी के बाद मंगलसूत्र बांधना। ये रस्म दक्षिण भारत में ज़्यादातर होती है।